हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल नव्यान स्टडी पे। और आज हम आपके सामने एक बार फिर से क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 ईंट, मनके और अस्थियां के तीसरे पार्ट में हैं। इस पार्ट में हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोजों से संबंधित व्याख्या से रिलेटेड जो समस्याएं आती हैं उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई वो जॉन मार्शल के द्वारा डिक्लेयर की गई थी। और जब जॉन मार्शल ने इसको डिक्लेयर किया तब से लेकर आज तक इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। और 1980 के दशक से ही हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो खोजें हुई हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय जगत की भी रुचि बढ़ रही है। और भारतीय उपमहाद्वीप और विदेश के जो विशेषज्ञ हैं यानी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातात्विक हैं, वो मिलकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पर दोनों पर काम कर रहे हैं। अब जब वो लोग यहाँ पे काम करते हैं तो इस काम करने के दौरान वो सभी साक्ष्यों का अच्छे से और बारीकी से विश्लेषण करते हैं। और जब ये विश्लेषण वो लोग करते हैं तो उसमें आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का भी उपयोग वो लोग करते हैं। यानी एक नए नज़रिए से वो लोग हड़प्पा सभ्यता की व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। नए तरीके से मतलब जैसे जैसे हमारी तकनीक बढ़ती जा रही है, हमारी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित समझ भी बढ़ती जा रही है। तो इट मीन्स आने वाले भविष्य में हमें और भी दिलचस्प या इंटरेस्टिंग परिणाम जो हैं, रिज़ल्ट हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। देन अब जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड स्थलों की उत्खनन करते हैं तो फिर हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो भी हमें साक्ष्य मिलते हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ कहलवाना होता है। कहलवाने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या चीज़ की व्याख्या कैसे करें, ये क्या काम आती है, किस काम आती है, कहाँ हमें मिली है ना। तो ये सब हमें व्याख्या करनी पड़ती हैं। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी है वो उसकी लिपि से नहीं पता चल रही है हमें। जैसे ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है तो यहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि का ज्ञान ही नहीं है, मतलब हमें नहीं पता है कि वो लोग ने क्या लिखा है। तो अब हमारे सामने हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बनता बचता है, वो है पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, पुरातात्विक साक्ष्य। अब जब हम लोग आर्कियोलॉजिकल साक्ष्यों की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास अलग तरह के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, घरेलू सामग्री। इसके साथ साथ कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, नरकट जैसे कार्बनिक सामग्री भी मिलती है। बट ये जो है वो विघटित हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कंपोनेंट होता है और जो हमारा देश है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है जहाँ नमी ज़्यादा पाई जाती है। इसके कारण ये कम ही बच पाते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास बचते हैं वो बचता क्या है? वो है सिर्फ पत्थर, जली हुई मिट्टी यानी टेराकोटा, धातु इत्यादि। तो ये बड़ी समस्या है हमारे सामने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कि पहली बात हमें जो जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। हड़प्पा लिपि हमारी कोई मदद नहीं कर पाती है। और दूसरी चीज़, जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं हमें, उसमें जो कार्बनिक सामग्री वाले साक्ष्य हैं, चमड़ा, लकड़ी, नरकट, कपड़ा, ये सब आमतौर पर विघटित हो जाते हैं। और जो बचते हैं वो क्या हैं? पत्थर से बनी हुई वस्तुएं, जली हुई मिट्टी यानी टेराकोटा, या फिर मेटल। अब हम एक चीज़ और भी ध्यान रखना है हमें कि हमें जो भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित चीज़ें मिल रही हैं वो या तो टूटी हुई होती हैं या बेकार होती हैं। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा के लोगों ने जो वस्तुएं उन्हें बेकार लगी होंगी या जो उनके यूज़ के लिए नहीं होंगी, उन चीज़ों को उन्होंने फेंक दिया होगा। वही आने वाले समय में मिट्टी के नीचे दब गई हैं और वही हमें मिल रही हैं। इट मीन्स ज़्यादातर चीज़ों को वो लोग रिसाइकल कर ले रहे हैं, या जो उनके लिए मूल्यवान कलाकृतियाँ थी वो उन्होंने कंटिन्यूस उसको यूज़ किया होगा और वो अतीत में कहीं खो गई हैं, या तो फिर उनको कहीं होर्डिंग या कहीं जमा करके रखा होगा
जो अभी तक हमें नहीं मिले हैं। तो इट मीन्स हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, हम लोग हड़प्पा सभ्यता की जानकारी को पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बट पुरातात्विक साक्ष्यों के से जब हम लोग ट्राई करते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट या जो दोष है वो ये है कि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो हड़प्पा वासियों के लिए यूज़फुल नहीं थे, तभी वो वहाँ पे छोड़ के गए हैं। और नॉर्मली ये जो खोजें होती थी वो ज़्यादातर आकस्मिक होती हैं, अचानक से मिल गई, है ना। देन अब हम लोग आते हैं कि जो हमें ये जो पुरातात्विक खोजें मिली हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उसका हम लोग वर्गीकरण कैसे करें, मतलब जो जो सामान मिले हैं उसको किन आधार पे बांटें। तो एक सबसे सिंपल चीज़ ये है कि पत्थर की जो चीज़ें हैं उनको अलग कर लें, मिट्टी की जो चीज़ें हैं वो अलग कर लें, मेटल यानी धातु की चीज़ों को अलग कर लें, हड्डियों की चीज़ों को अलग कर लें, हाथी दांत की बनी हुई चीज़ों को अलग कर लें, यानी जिससे वो बनी हैं उन चीज़ों को अलग कर लें। बट ये थोड़ा सा इजी वे है, क्यों? क्योंकि इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ किससे बनी है, बट किस चीज़ का यूज़ क्या होता था वो हमें नहीं पता है ना। तो एक हम दूसरा तरीका अपनाते हैं इन चीज़ों को वर्गीकरण करने का, कि किसी वस्तु का कार्य क्या होता था, मतलब किस कार्य के लिए कौन सी वस्तु उपयोग में आती थी। तो जब भी आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद इस चीज़ को तय करते हैं कि कौन सी कलाकृति किस काम आती थी, जैसे अगर हम बात करें कि क्या कोई आभूषण है, मतलब कोई आभूषण पहनने के काम आता है, या फिर कोई चीज़ जो मिली है वो अनुष्ठान या उसका रिलीजियस पर्पस है ना। इस तरीके से मतलब किसी चीज़ का पर्पस क्या है, वो चीज़ यूज़ हो रही है तो क्यों यूज़ हो रही है, किस काम के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। देन अगर हम लोग जब इस तरीके से चलते हैं तो एक समस्या ये आती है कि कलाकृति के कार्य की समझ अक्सर जो है वो वर्तमान समय के चीज़ों के साथ इसकी समानता साकार लेती है। मतलब जैसे हम लोग जो आज चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, अगर उसी तरीके की चीज़ हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, हड़प्पा सभ्यता की साइट्स पे मिलती है, तो हम लोग फट से अपने दिमाग में लाते हैं, अच्छा ये तो ये है, इसका उपयोग इसलिए किया जाता होगा। मतलब हम जो आज जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं उससे रिजेंबल करके उसकी समानता को ढूंढ के चीज़ों के कार्य को निर्धारित करते हैं, है ना। देन एक चीज़ ये भी आती है कि जब भी कलाकृति को हम उसके कार्य की पहचान करके प्रयास करते हैं ना, तो ये भी देखते हैं कि वो पाया कहाँ गया है, कोई चीज़ पाई कहाँ गई है। जैसे घर में पाई गई है, या नाले में पाई गई है, या किसी कब्र में पाई गई है, या भट्टी में पाई गई है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी चीज़ या किसी वस्तु के, मतलब वो चीज़ पाई कहाँ गई है उसके आधार पे उसके कार्य का निर्धारण करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जब पुरातात्विक वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण करने के बाद हमारे पास बहुत सारे आधार हैं। पहला आधार है कि चीज़ बनी कैसे, चीज़ किस चीज़ से बनी है, उसके आधार पे कर लिया। फिर चीज़ किस काम आती है, उसके आधार पे हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जब भी वर्गीकरण करें तो प्रत्यक्ष रूप से उसका वर्गीकरण, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भी वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे लाइक अभी हमें कपास सपोज़ कीजिए मान लो नहीं मिल रहा है हड़प्पा पे, बट किसी मिट्टी के बर्तन पे हमें कपड़े की छाप मिलती है। तो हमें कपास तो नहीं मिला है, बट उसकी मिट्टी के ऊपर उसकी छाप मिली है। तो इस तरीके से हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा उस टाइम पे वो लोग कॉटन का भी यूज़ करते होंगे। तो इट मीन्स हमें कई बार अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का भी सहारा लेना पड़ता है। देन अब जब हमें कोई चीज़ मिल गई है तो हमें बताना पड़ता है कि वो किस काम आती थी, उसका क्या यूज़ था, वो क्यों बनाई गई थी, है ना। तो इट मीन्स हमें उसके कंटेक्स्ट यानी संदर्भ की व्याख्या करनी पड़ती है, ठीक है। अब संदर्भ का क्या मतलब है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो आपको पता है, याद होगा कि जब अलेक्जेंडर कनिंघम को पहली बार हड़प्पा की मोहर दिखाई गई थी तो वो उसके इम्पोर्टेंस को नहीं जान पाए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस टाइप की जो सील है या मोहर है उसको इतिहास के कालक्रम में कहाँ रखा जाए, है ना। तो इसीलिए वो उसके महत्व को नहीं समझ पाए। तो किसी भी चीज़ की व्याख्या करने के लिए
हमें उसका संदर्भ जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका सांस्कृतिक अनुक्रम क्या है, मतलब वो इतिहास के कालक्रम में कहाँ पे आती है। तो जब हमें मेसोपोटामिया से मेसोपोटामिया में खोज हुई और वहाँ पे हमें हड़प्पाई अवशेषों के चिन्ह मिले, फिर हमें एक कंटेक्स्ट मिल गया कि हाँ अच्छा, ये जो मोहरें हमें भारत से मिल रही हैं, ये मेसोपोटामिया के पास भी मिल रही हैं, मेसोपोटामिया भी मिल रही हैं। तो इसीलिए ये जो सील्स हैं या मोहरें हैं, ये मेसोपोटामिया के कालक्रम की हो सकती हैं, है ना। तो वहाँ से हमें कंटेक्स्ट मिला। फिर जॉन मार्शल ने ये डिक्लेयर किया ऑफिशियली कि हमें भारत में एक नई सभ्यता मिली है। अब हम लोग इसको एक चीज़ केस स्टडी के थ्रू समझते हैं कि कैसे किसी चीज़ की व्याख्या करने के लिए हमें उसका कंटेक्स्ट जानना या संदर्भ जानना ज़रूरी है। तो जैसे इसमें हम लोग केस स्टडी किसका करेंगे कि धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण। जब भी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों की धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों का फिर से पुनर्लेखन करते हैं या उनका पुनर्निर्माण करते हैं, तो उसमें हम लोग सहारा लेते हैं पुरातात्विक अवशेषों का। क्यों? क्योंकि हम अभी तक तो उनके लेखन को पढ़ नहीं पाए, तो जो हमें चीज़ें मिल रही हैं उसी के आधार पर हम लोग उनका पुनर्निर्माण कर रहे हैं। तो एक है मातृ देवी। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता में आज के पुरातत्व जब ये हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से इस तरह की मूर्तियाँ मिलने लगी, तो उनको स्कल्पचर मिलने लगे, तो इन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वविद ने मातृ देवी की संज्ञा दी। अब जो मातृ देवी की मूर्तियाँ होती थी, ये टेराकोटा की बनी होती थी, और ये तो आपको हल्की दिख रही है, बट कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी मिली हैं जिनकी जो बहुत ही ज़्यादा आभूषण पहनी हुई होती थी, और उन्होंने सिर के ऊपर बहुत सी पोशाकें, जैसे देखिए यहाँ पे इसने सिर के ऊपर इस टाइप का एक पोशाक पहना हुआ है। तो पुरातत्वविद इसे मातृ देवी के रूप में चिन्हित करते हैं कि ये एक मातृ देवी की मूर्ति है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको ये इसके लिए कंटेक्स्ट कहाँ से मिला? क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं अभी भी मातृ देवी यानी मदर गॉडेसेस की वर्शिप की जाती है। देन अब हड़प्पा से हमें एक ऐसे इस तरह की एक मूर्ति मिली है जिसे उन्होंने पुजारी राजा यानी प्रीस्ट किंग कहा है। अब इसे पुजारी राजा क्यों कहा है? क्योंकि इसकी जो शक्ल सूरत है और जिस तरह का पहनावा है, वो हमें बहुत ही ऐसा दिखाता है कि ये बहुत ही पावरफुल टाइप का पर्सन है। इसमें ये एक मुद्रा के अंदर बैठा हुआ है और एक हाथ जो है वो घुटने पर है, और इसने माथे पे देखिए इस तरह का पेंडेंट बांध रखा है। तो इस तरीके से ये लग रहा है कि ये कोई पुजारी होगा, और इसे पुजारी राजा भी कहा गया है। फिर हम लोग अगर कालीबंगन और लोथल में देखें, तो वहाँ पे हमें अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। अग्नि वेदिकाएँ मतलब जैसे हम लोग आज की डेट में हिंदुइज़्म में देखते हैं कि उसमें यज्ञ करने की परंपरा है। तो ये जो जब यज्ञ यज्ञ वेदी की तरह से कोई आकार हमें हड़प्पा सभ्यता में मिला, तो पुरातत्वविदों ने या आर्कियोलॉजिस्ट ने तुरंत उसको कहा कि अरे ये तो अग्नि वेदिका की तरह है। फिर हमें हड़प्पा की जो मोहरें हैं उस पे बहुत सारे जानवरों के चित्र मिलते हैं। उसमें एक जानवर ऐसा है जो यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब उसके पास एक ही सींग है। तो ये जो यूनिकॉर्न जीव है या यूनिकॉर्न जानवर है, ये पौराणिक है और मिश्रित जीव तरह का प्रतीत होता है। मिश्रित जीव मतलब इसके जो शरीर के विभिन्न हिस्से हैं वो विभिन्न जानवरों से मिला के बनाए गए हैं। अब हड़प्पा सभ्यता में एक इस तरह की ये सील मिली है। इस अगर सील को, मोहर को आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें एक व्यक्ति है जो मुद्रासन में बैठा हुआ है, पद्मासन में बैठा हुआ है, और उसके सर पे ऐसे एक उसने कुछ पहन रखा है, और उसके चार ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो हम पढ़ नहीं पाए हैं, और इसके चारों तरफ कोई ना कोई जानवर है। जैसे ये एलिफेंट है, ये राइनोसोरस यानी गेंडा है, ये टाइगर है, और नीचे भी कुछ जानवर हैं। तो जब इसकी व्याख्या करने की बात आई, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये तो प्रोटो शिवा है, आदि शिव, मतलब शिव का प्रारंभिक रूप। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हम लोग जब भी शिव जी की मूर्ति देखते हैं या उनकी फ़ोटो देखते हैं, तो उसमें वो लगभग इसी रूप में बैठे मिलते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे आसन बना के बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर जानवर हैं। तो
इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो है मूर्ति है या ये जो पर्सन बैठा हुआ है ये प्रोटो शिवा है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम लोग जो ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में हमें रुद्र का उल्लेख मिलता है। अब ये जो रुद्र हैं, जैसे जो बता लिखा है ना कि शिव के विपरीत ऋग्वेद में रुद्र को ना तो पशुपति के रूप में दर्शाया गया है ना ही योगी के रूप में दर्शाया गया है। यानी जो हिंदुज़म का मेन टेक्स्ट है यानी ग्रंथ है ऋग्वेद, उसके अंदर जब भी रुद्र का डिस्क्रिप्शन आता है या उसके बारे में व्याख्या आती है तो उसे ना तो पशुपति बताया गया है, मतलब पशुपति मतलब जैसे इस पर्सन के चारों ओर आप देख रहे होगे बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो इसे इसको पशुपति सील भी कहा गया है। तो ऋग्वेद जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे रुद्र यानी महादेव यानी शिव को ना तो पशुपति के रूप में दिखाया गया है ना ही ऐसा दिखाया गया है कि वो कोई योगी है। या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ऋग्वेद में जो रुद्र का वर्णन है ना वो इससे इस सील में दिखाए गए व्यक्ति से मैच नहीं करता है। तो अब हमारे पास एक व्याख्या और आ जाती है कि पुरातात्विद कहते हैं कि अच्छा, कुछ पुरातात्विद जो इसको प्रोटो शिवा या आदि शिवा नहीं मानते हैं, पशुपति नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि जी ये एक रुद्र या पशुपति नहीं है, ये एक जादूगर है। जैसे देखिए ये वाला है ना जादूगर। ज़्यादातर क्या होता है जो आदिवासी होते हैं या ट्राइबल होते हैं उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अ, दावा करते हैं कि उनके पास जादुई शक्ति है और उसके द्वारा वो लोगों के जो दुख दर्द हैं या उनकी परेशानियां उनको दूर कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में शैमन भी बोलते हैं। ये लोग दावा करते हैं कि इनका पास पावर है कि ये दूसरी दुनिया के साथ भी संवाद कर सकते हैं, इनके पास मेडिसिनल पावर होती है इस तरीके से। तो लोग कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये पुरातत्व ये जो हमें सील मिली है इसके अंदर जो आदमी दिखाई जो पर्सन दिखाया है ये पशुपति रुद्र या शिव नहीं है, ये बल्कि एक कोई जादूगर या शैमिन है। तो और एक लास्ट है हमारा लिंग, मतलब लिंग वर्शिप जो है वो शिव की वर्शिप से पूजा से हम लोग जोड़ते हैं। और हमें हड़प्पा से बहुत सारे लिंग के आकार के हमें स्ट्रक्चर मिले हैं और इससे लोग जो पुरातात्विद हैं वो ये कहते हैं कि जो लिंग पूजा है वो हड़प्पा काल से ही संबंधित है। अब ये जो पत्थर है जिसको पुरातात्विद लिंग बता रहे हैं ये ज़्यादातर क्या होता था, ये एक पॉलिश किया हुआ पत्थर होता था और इसमें हम लोग इसको शिव के प्रतीक के रूप में इसकी पूजा करते हैं। बट कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इसको लिंग वर्शिप से ना जोड़ के, लिंग की पूजा से ना जोड़ के, ये वो बोलते हैं कि देखिए ये तो ये भी हो सकता है कि जैसे हम लोग चेस या कुछ गेम खेलते हैं उसमें गोटियों का इस्तेमाल करते हैं तो मे बी ये लिंग ना होकर ये गोटी हो सकता है। तो मतलब पुरातात्विक जब भी कोई संक्षेप में अगर हम बोलें कि पुरातात्विक जब भी कोई उनको अवशेष मिलता है तो वो उसकी व्याख्या करते हैं कि आखिर ये है क्या। अब जिसकी जैसी सोच होती है, जिसकी जैसी खोज होती है या जिसका जैसा बैकग्राउंड होता है वो उसी के हिसाब से प्राप्त हुई चीज़ों की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।